So hi guys, welcome to the बेमतलब शो. This is the fifth episode and हम हर एपिसोड में कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले से बेहतर हो सके, हर बार अपना बेस्ट दे सके. बट ये वाला एपिसोड हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है. दिस इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल एपिसोड बट दिस इज़ द रिपब्लिक डे स्पेशल, जिसमें हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर जुड़े हैं हमारे साथ, प्रशांत जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल, मतलब ऑलमोस्ट ही इज गिवन इन डेकेड टू द इंडियन एयरफोर्स. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल एपिसोड. इस एपिसोड में हम कई बातें करेंगे एंड एक स्पेसिफिक चीज के बारे में जिसके बारे में हम उनसे डिस्कस करेंगे और उस पर काफी बातें की है हमने. वो है उनकी बेटी, जो बहुत प्यारी है और जिसका नाम जयश्वी है, जिसको एक बहुत रेयर डिजीज है जिसका नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी. एंड वही उस डिजीज के बारे में, उस रोल के बारे में, अ फादर हु इज एन एयरफोर्स ऑफिसर हु इज ऑल्सो डूइंग थिंग्स फॉर हर डॉटर, वो सारी चीजें, मतलब वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, जिसका आई मीन SMA के इलाज के लिए 14 करोड़ रुपए चाहिए थे उन्हें. हम सब उनके साथ जुड़े थे एंड उसके बाद फिर हमने फंड रेजिंग की, कई सारी चीजें, कई परमिशंस लगी, बहुत सारी चीजें हुई. आज हम अपने टारगेट से बहुत बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है एंड हमें उम्मीद है कि हम बेमतलब शो के प्लेटफॉर्म से वो टारगेट अचीव कर सकेंगे. सो मोर देन दैट, हमें उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आएगा, आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, विच इज नॉट जस्ट पेट्रियोटिक बट ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को अंत तक देखें और आप जो भी ऐड कर सके इस नोबल कॉज के लिए, प्लीज डू इट. थैंक यू सो मच. यू बीइंग एन आर्मी और एन एयरफोर्स पर्सन, आप कई जगहों पर आपको अपनी चीजों को कम प्रायोरिटी देनी पड़ती है. कई जगहों पे आपको शायद अपने अपनी ड्यूटी को पहले रखना पड़ता है. ये कई जगह नहीं है, ये बहुत सारी जगह है जब हमें अपने को पीछे रख के अपनी ड्यूटीज को, अपने नेशन को आगे रखना पड़ता है. और वो सर एक मोटिवेशन होता है. देश प्रेम क्यों सिर्फ सबसे ज्यादा 15 अगस्त या 26 जनवरी को आता है? अगर उस दिन कोई देख ले कि झंडा गिरा हुआ है, सबसे पहले उठाए. मैं इस चीज को बहुत गलत मानता हूँ कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए या फिर हमें ज्यादा देशभक्ति जतानी चाहिए या होनी चाहिए. नहीं, ये चीज गलत है. एक सच्चा देशभक्त हमेशा ऑल ओवर द टाइम देशभक्ति दिखाएगा एंड वो कभी भी अपने देश का मतलब सम्मान नहीं करेगा. तो ये बहुत गलत बात यूथ की है कि जो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. क्या एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आज भी आप शायद एक अपनी नेशनल ड्यूटी और अपनी एक फादर्स ड्यूटी में आज भी वो एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं? क्या हुआ सर, आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए. 31 दिसंबर 2023 को मेरे बेटी जन्म लिया. मतलब आई ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल. 10 जून 2024 को बच्चे का रिपोर्ट आया और जिसमें पता चला कि मेरी बेटी SMA टाइप 1 से पॉजिटिव है. So hello guys, welcome to the बेमतलब शो. एंड एज यू गाइज नो, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सारी ज़रूरी बातें डिस्कस करते हैं और उन बातों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं जहाँ जो हमें पता हो कि सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है और एक बेहतर कल की तरफ ले जा रही है. सो आज 25 जनवरी है गाइज एंड कल 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे होने वाला है. और this is the 76th Republic Day of our India, and this is really proud for the entire team of the बेमतलब show that आज हमारे साथ एक ऐसा इंसान इस एपिसोड में जुड़ा है जिसने who served Indian Air Force for more than 1 decade. प्रशांत जी, welcome to the बेमतलब show. एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सर, मैं आप ही से सुनना चाहूंगा आपकी वो कहानी जब आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरी पूरी जो जिंदगी है वो मैं अपने देश के लिए देना चाहता हूँ. यस सर. सर मैंने इंडियन एयरफोर्स को 31 दिसंबर 2014 में ज्वाइन किया था एंड आज 10 साल कंप्लीट हो गया है, 11वां चल रहा है. एंड सर ये एयरफोर्स ज्वाइन करने का एक
देश सेवा करने का जो जज्बा होता है, आई थिंक ये बयान नहीं किया जा सकता है। ये अपने हर बंदे का एक अलग मोटिव होता है लाइफ का, कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, एंड सबका अलग अलग। मेरा भी था कि मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करूं और देश की रक्षा करूं, सेवा करूं। एंड इसमें एक अलग मोटिवेशन दिया मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने। वो ऑलरेडी 32 ईयर्स उन्होंने इंडियन नेवी में सर्व किया। एंड उनका भी ये था कि हम 3 भाई हैं, उनका मानना था कि हमारे तीनों बेटे ट्राई सर्विसेज में सर्व करें। एंड मेरे बड़े भैया हैं लवकुश यादव, उन्होंने आईटीबीपी ज्वाइन किया हुआ है, एज एजुकेशन हवलदार गए थे, अभी वो एसआई हैं। एंड मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ, मेरा छोटा भाई इंडियन नेवी में है। तो ये मेरे पापा के लिए भी बहुत एक मतलब उनका एक सपना था कि हमारे तीनों बेटे फौज की सेवा करें एंड देश की रक्षा करें। एंड हम तीनों के लिए इंडिविजुअली हम लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। और हम लोगों को लग रहा है कि हम अपने जीवन को सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, सही जगह लगा रहे हैं, और हम तीनों भाई देश की रक्षा और सेवा कर रहे हैं। एंड हम लोगों से मोटिवेशन लेने के लिए हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के काफी लोग आते हैं हम लोगों से मिलने के लिए। एंड पूछते हैं कि सर अभी आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो हम लोग उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। तो ये काफी अच्छा है मेरे लिए, और मुझे काफी प्राउड है कि मैं अपने देश भारत की सेवा करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। एंड अंदर एयरफोर्स में बहुत अच्छा माहौल है, आपको सारी चीजें मतलब आप जो कुछ करना चाहेंगे आपको मिलेंगी, फैसिलिटीज मिलती हैं। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड है, सब कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। एंड आप अपना करियर भी आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने बहुत इंजॉय किया एयरफोर्स में जाके। इंजॉय करने का मतलब एयरफोर्स में कभी जाके ऐसा नहीं लगा कि मतलब कोई चीज हमसे छूट गई है। बट अगर छूटती है तो कहीं ना कहीं सर हमारे। कई ऐसे जब आप मतलब आज आज एक अलग सा आपने बताया कि एक अलग सा मोटिवेशन होता है Correct. एयरफोर्स या आप जब अपने देश के लिए सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन सर कई ऐसी चीजें हैं जो एक नॉर्मल इंसान से आपकी जिंदगी में अलग हो जाती है। बिल्कुल सर। यू बीइंग एन आर्मी और एन एयरफोर्स पर्सन, आप कई जगहों पर आपको अपनी चीजों को कम प्रायोरिटी देनी पड़ती है। कई जगहों पे आपको शायद अपने अपनी ड्यूटी को पहले रखना पड़ता है। तो व्हाट इज दैट सर? वो कैसा मतलब कैसे आप उसको बैलेंस कर पाते हैं, या आपको क्या लगता है वो कितना दूर तक आपको इफेक्ट करती है? सर ये कई जगह नहीं है, ये बहुत सारी जगह हैं जब हमें अपने को पीछे रख के अपनी ड्यूटीज को, अपने नेशन को आगे रखना पड़ता है। और वो सर एक मोटिवेशन होता है कि मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ, जैसे कि हमें आजाद नहीं थे, आजादी दिलाने के लिए हमारे कितने शहीदों ने अपनी जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने मतलब रिलेशन को, भाई बहन, माँ बाप, मतलब इवन जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और उनकी वजह से आज हम स्वतंत्र बैठे हुए हैं। तो एक सर वो मोटिवेशन हमें भी आता है, और हमें भी लगता है कि अगर हम कुछ भी अपने को पीछे रख के, अपने देश को आगे रख के कुछ करते हैं, तो सर रात को सुकून की नींद आती है, इतना तो है। एंड बहुत सारी जगह समय ऐसा आता है कि जब मुझे अपनी ड्यूटीज को आगे रखना पड़ता है, अपनी प्रायोरिटीज को पीछे करना पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगा। ये बात 2029 की है, वो सॉरी 2019 की है, जब मेरी शादी हुई थी। एंड उस समय सर एक पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें अभिनंदन जी वो एयरक्राफ्ट ले गिर गया था पाकिस्तान में। तो उस समय सर मैं निकलने वाला था हनीमून के लिए। एंड मुझे कॉल आ गया था, यू हैव टू रिपोर्ट बैक ऑन यूनिट, इन यूनिट। एंड वाइफ का बुरा हाल था रो रो के। एंड वो मतलब मेरा, हम लोग सामान पैक कर रहे थे हनीमून जाने के लिए, एंड तुरंत ही बैग सब कुछ उल्टा हो गया, मेरा बैग पैक होने लग गया कि मुझे रिपोर्ट करना है यूनिट में जाके। और उस समय आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? उस समय सर मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था वहां पे। एंड सर पूरा मतलब एक माहौल चेंज हो गया। तो ये मतलब मैं तो नहीं मानता इतना, बट मेरी वाइफ अक्सर बोलती रहती है कि हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है। एंड नो डाउट कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि उस दिन हम हनीमून के लिए निकल रहे थे, और हमने वो प्रायोरिटाइज न करके अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटाइज किया, और हम ड्यूटी पे गए, ज्वाइन किया हमने। एंड काफी सारे और भी इंसिडेंट होते हैं कि जब हमारे घर पे या परिवार में कोई मूवमेंट हो रहा होता है, या कोई ऐसा सेलिब्रेशन चल रहा है जो हम ज्वाइन करना चाहते हैं, बट हमें उस टाइम लीव नहीं मिलती है।
तो हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहीं बट ये सब चीजें उस चीज सेकेंडरी। का कितना दुख होता है सर, या मतलब फिर भी अंदर रहता है कि चलो ठीक है, अब हम अपने देश को। नहीं सर, इस चीज का दुख तो कभी नहीं होता, वो मोमेंटरी लगता है हमें कि हम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन बट फिर आफ्टर थोड़े समय बाद सब चीज नॉर्मल हो जाती है और हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे ज्यादा जरूरत थी तो हम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल। एंड वो एक जज्बा है, एक मोटिवेशन है। एंड आप जानिए कि यूथ इस चीज में बहुत आगे है, जो आज भी अगर सही से चाहे तो आधे से ज्यादा यूथ अपने मतलब फौज में आके आर्मी नेवी एयरफोर्स या और मिलिट्री सर आपने यहाँ यूथ की बात की, माफ करिएगा मैं आपको काटूंगा उस बात पे। हमारी यूथ आजकल बहुत ज्यादा सर फिकल माइंडेड, यस। वो आज कुछ और सोचती है, कल कुछ और सोचती है। मतलब हमारी, मतलब मैं खुद एज अ यंगस्टर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारी, मुझे ऐसा लगता है हमारी यूथ का जो एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म है या एक नेशनलिज्म, सर ये मतलब देश प्रेम क्यों सिर्फ सबसे ज्यादा 15 अगस्त या 26 जनवरी को आता है? अगर उस दिन कोई देख ले कि झंडा गिरा हुआ है, सबसे पहले उठाएगा। ऐसी बार कई बार हम लोगों ने कुछ टाइम पहले हमने एक क्लीनलीनेस ड्राइव की थी, हमें कचड़ों से, मतलब कचड़ों में मिला था सर हमारा झंडा। तो सर ऐसा क्या, मतलब आप हमारे यूथ को बताना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, या आपको क्या लगता है एज अ सोल्जर कि क्यों ऐसा है कि केवल जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो बोला जाता था सर, कि मतलब खाली 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है तो ही हमारा सबसे ज्यादा मोटिवेशन आएगा, बाकी 365 दिन हमारा हमें नहीं पता। नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इस चीज को बहुत गलत मानता हूँ कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए या फिर हमें ज्यादा देशभक्ति जतानी चाहिए या होनी चाहिए। नहीं, ये चीज गलत है। एक सच्चा देशभक्त हमेशा ऑल ओवर द टाइम देशभक्ति दिखाएगा एंड वो कभी भी अपने देश का मतलब सम्मान नहीं करेगा। तो ये बहुत गलत बात यूथ की है कि जो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हमारे जो त्योहार है, अगर जो एक सच्चा मतलब भगवान का भक्त है वो हमेशा डेली पूजा करेगा, बट जब होली दिवाली आता है तो उन दिन थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेशन करेगा। ऐसे ही एक देशभक्त की भी बात है। एक देशभक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही, एक वो ऑल द टाइम अपना पूरा देशभक्ति रखेगा, देश के लिए मतलब प्रेरणा बनेगा और वो हमेशा देश के लिए अच्छा ही करेगा। एंड उस मोटिवेशन को 15 अगस्त और 26 जनवरी पे और अच्छे से सेलिब्रेशन करेगा। ऐसा नहीं है, वो देशभक्त हो ही नहीं सकता जो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे दिखा रहा है ना। सच तो जो देशभक्त है वो ऑल द टाइम 365 दिन हमेशा वो उसके अंदर वो जज्बा रहेगा और देश की सेवा करने के लिए वो कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर। ये सारी चीजों में आपके बारे में कुछ कुछ आपको हम चाहते थे आप इस शो पे आए, और आपकी कई चीजें ढूंढते ढूंढते कई सारी चीजें मिलाते हमें सर एक इंसिडेंट पता चला आपके बारे में, जो कि मतलब हाँ मैं पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ उस चीज में, लेकिन फिर वो एक आया कि जब आपकी आपकी एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है, यस सर, उसके जन्म के बाद क्या बदलाव आया था जीवन में, और मैं चाहता हूँ आप ही हमारी ऑडियंस को बताएं दैट क्या एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आज भी आप शायद एक अपनी नेशनल ड्यूटी और अपनी एक फादर्स ड्यूटी में आज भी वो एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। क्या हुआ सर, आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए। सर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड ये आपने बहुत बड़ी घटना पूछ ली मेरे जीवन की एंड उससे मैं अभी भी सफर कर रहा हूँ और अभी तक मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिला है। 31 दिसंबर 2023 को जब मैं झारखंड से दिल्ली पोस्टिंग आया एंड 31 दिसंबर 2023 को मेरे बेटी जन्म लिया, मतलब आई ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल एंड सर वो बहुत क्यूट है एंड को हम लोगों ने पूरी फैमिली बहुत खुश थी एंड उसका सेलिब्रेशन किया, वेलकम हुआ एंड आप ये समझ लीजिए कि हम लोग इतने ज्यादा खुश थे। बीइंग अ पेरेंट्स हम लोगों ने बहुत प्लानिंग की थी कि बच्चे के लिए ये रखेंगे एंड वी आर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन डायरी एंड मतलब हम आगे के 5 से 10 साल तक की प्लानिंग कर चुके थे, आप ये समझ लीजिए। बट आफ्टर 1.5 month माई वाइफ नोटिस दैट के
Jashvi is not moving her hand and legs like other babies. तो उसने मुझे बताया कि प्रशांत अपना बच्चा नॉर्मल नहीं लग रहा है, कि थोड़ा कुछ एबनॉर्मेलिटी है। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी सर्दी का मौसम है एंड ऑलरेडी इतने कपड़े वगैरह पहन के रखते हैं बच्चे, तो उतना एक्टिवली नहीं हो रहे होंगे, थोड़ा हम वेट करते हैं। तो बट सर आफ्टर 2 मंथ उसने मुझे स्ट्रांगली बोला कि नहीं प्रशांत, अपना बच्चा नहीं खेलता है, उतना अच्छे से मूवमेंट नहीं करते हैं जितना और अदर किड्स करते हैं, तो मैं दिखाना चाहिए। तो हमने सर बच्चे को दिखाया बेस हॉस्पिटल में 12 मार्च को फर्स्ट टाइम मैं लेके गया। तो डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि नहीं, योर बेबी इज नॉट नॉर्मल चाइल्ड, एंड उन्होंने हाइपोटोनिया बताया। एंड सर हाइपोटोनिया मैंने जीवन में फर्स्ट टाइम वर्ड सुना था। एंड उसमें बताया कि आपके बच्चे को मसल पावर नहीं है एंड वो मोटर मूवमेंट्स, जो अपने हाथ पैर चलाने की क्षमता है वो कम है, एंड उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड बच्चे को एडमिट कर लिया है पेस हॉस्पिटल में। एंड सर बहुत उस दिन बहुत परेशान था मैं, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अभी 2 महीने की बच्ची है मेरी एंड डॉक्टर भी बोल रहे हैं नॉर्मल नहीं है, और एडमिट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। मतलब मैं उस दिन बहुत परेशान था, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सच में बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। बट कहीं ना कहीं जब सामने फिजिकली चीजें हो रही थी, बच्चा एडमिट हो रहा था, बच्चे का ब्लड लिया जा रहा था, बच्चे की यूरिन, ये सारे टेस्ट, और ये 3 महीने का बच्चा, और मतलब 3 नहीं सर, 2.25 महीने के बच्चे थे। तो बहुत परेशान था उस दिन मैं। बट फिर मैंने धीरे धीरे इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया और सारी इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। एंड डॉक्टर ने फिर एमआरआई भी लिखा बच्चे का, ब्रेन का, स्पाइन का, पेल्विक बोन का, एंड वो भी नॉर्मल आया। उसके बाद एक तरफ तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है तो सही है, ठीक है, एंड बट कहीं ना कहीं ये भी परेशान कर रहा था कि अगर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो फिर बच्चे को दिक्कत क्या है जी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अपने R&R हॉस्पिटल है वहाँ पे न्यूरोपीडियाट्रिक में रेफर कर दिया बच्चे को। तो मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे कर्नल अपार्जिता मैम है, उन्होंने मतलब बच्चे के लिए टेस्ट लिखा, MLP है, एंड उन्होंने SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी सस्पेक्ट किया। एंड सर मैंने इससे पहले जीवन में कभी भी SMA का नाम नहीं सुना था। एंड जब उन्होंने SMA लिखा और बोला कि आप ब्लड सैंपल दे दीजिए एंड 1 से 1.5 महीने में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद आप आके देखिएगा। तो ये जब मैं घर पे आया और मैंने रिसर्च किया, उसे गूगल किया चीजों को, तो आई वॉज शॉक्ड कि इट वॉज अ रेयर डिसीज एंड इन विच बेबी विल लॉस अ जीन फ्रॉम हर बॉडी एंड बेबी विल नॉट गेट द मसल पावर। मतलब इसमें क्या है कि उसने बताया बच्चे के अंदर से एक जीन मिस हो जाता है जिसमें मतलब बच्चे के मसल पावर नहीं बनती, दैट इज द जीन इज SMN1 जीन। तो ये तो देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया। एंड इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कॉस्टली था, 16 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट बताया, और मैं ये पढ़ के हिल गया। तो मैं दुआ करने लग गया भगवान से कि प्लीज ये रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। लेकिन बट फिर कहीं ना कहीं अंदर अंदर एक डर ये भी लग रहा था कि अगर ये नहीं है तो फिर बच्चे को क्या है। तो वो सर जो समय था 1 से 1.5 महीना, वो बहुत टफ टाइम था हमारे लिए। हम न ड्यूटीज पे ध्यान दे पा रहे थे और ना ही हम अपनी फैमिली लाइफ में ध्यान दे पा रहे, ना घर पे जा पा रहे। सही बात है, जब आप 2 चीजों में जब दिमाग बटा रहेगा तो काम ही पूरी तरह से हो पाएगा और ना आप बच्ची के साथ भी नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड एनी हाउ 10 जून 2024 को बच्चे का रिपोर्ट आया और जिसमें पता चला कि मेरी बेटी SMA टाइप 1 से पॉजिटिव है। कब आई सर? 10 जून 2024 को पता चला कि बच्ची SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से पॉजिटिव है। एंड सर ये सुन के मतलब बहुत बुरा हाल था, और उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। एंड मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वाइफ घर पे रो रही थी, मैं ड्यूटी पे परेशान था, एंड बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कब क्या करूंगा। एक तो फौज में हूँ, फौज की ड्यूटीज हैं, घर परिवार, मतलब बहुत बहुत सारे क्वेश्चन थे और जिनके आंसर्स मेरे पास भी नहीं थे। बट फिर मैंने आगे हॉस्पिटल में दिखाया, मैम को बताया, तो मैम बोले कि अपने यहाँ पे तो R&R में कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ आपको लिख देते हैं, वो मिलने लग जाएगा। एंड अगर आपको इसके बारे में मैंने पढ़ा था, जो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है जीन थेरेपी जोल्गेंसमा, उसको उसके लिए आपको एम्स हॉस्पिटल में संपर्क करना पड़ेगा, एम्स हॉस्पिटल में दिखाइए।
तो सर जब मैं एम्स में गया वहां पे मतलब बच्चे को 1 महीने तक मतलब नंबर ही नहीं मिल पा रहा था, ओपीडी का नंबर ही नहीं मिल पा रहा था। फिर एक बंदे ने बताया मुझे कि अगर आप लाइन में लग जाओगे आगे रात में 2-2:30 बजे तो सुबह 30 पर्चे बनते हैं हर दिन, तो आपको नंबर मिल सकता है। तो सर मैंने वैसे ही किया, मैं रात में गया 1-1:30 बजे, फिर लाइन में लगा। सुबह जब 6-7 बजे ऑफिस खुला उन्होंने काउंटर में, तो मुझे 19 नंबर का टोकन मिला पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। एंड वो उसके बाद मैंने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर मैंने बच्चे को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको जीन थेरेपी करानी है, एक लॉटरी सिस्टम चल रहा। सर ये जो मेडिसिन है वो अपने अभी भारत देश में नहीं। उपलब्ध ही नहीं। एंड इसे डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे डिफेंस हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल में भी नहीं मिल पा रहा। तो मैम ने कहा इसका एक लॉटरी सिस्टम है जो कंपनी अपनी तरफ से फ्री में लगाती है, मैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। एंड अगर वहाँ आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा तो उधर से लग जाएगा। तो मैंने कहा मैम इसका अदर ऑप्शन क्या हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि आप क्राउड फंडिंग करके या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांग के आप वहां से भी कर सकते हो। तो सर ये बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, बट इट वाज अ रियली ये बहुत लंबा, जितना जितना हम आसानी से इस पे अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर, ये बहुत लंबा समय बीता होगा। एंड सर उसके बाद मुझे वहां से एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया मैम ने, जिसमें उसकी कॉस्ट लिखी थी 1.7 मिलियन US डॉलर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ 25 लाख। एंड बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली हम लोग इस रकम को सोच भी नहीं सकते हैं, एंड उसके लिए तो इकट्ठा करना था मुझे। फिर मैंने अपने एयरफोर्स में संपर्क किया एंड काफी एप्लीकेशंस एंड कम्युनिकेशन के बाद मुझे क्राउड फंडिंग की परमिशन मिली एयरफोर्स से 25 जुलाई को। 25 जुलाई 2024 से मैंने इम्पैक्ट गुरु एनजीओ से क्राउड फंडिंग शुरू किया। एंड उसके बाद से अब तक की जर्नी उस बैक जर्नी से और ज्यादा टफ है, क्योंकि उस समय तो बस हम एवेल्युएशन में लगे थे, फाइंडिंग्स में लगे थे कि क्या है बच्चे को। उसके बाद मैन लड़ाई शुरू हुई कि हमें कैसे फंड इकट्ठा करना है, क्योंकि सर डिफेंस में आने के बाद हम थोड़ा सोशली कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटीज टाइम होती है, हमें छुट्टी इतनी मिलती नहीं है कि हम घर पे जाके हर बंदे से मिल सकें। इवन हम अपने रिलेटिव्स में भी नहीं जा पाते हैं, तो बहुत प्लान करके हम कुछ ही रिलेटिव्स की शादी में जा पाते हैं, कुछ ही रिलेटिव्स के घर पे जा पाते हैं। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग सोशली कट ऑफ हो गए थे। एंड उसमें क्राउड फंडिंग में क्या है कि सर आप जितने सोशली एक्टिव हैं तो उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। तो इसमें फिर मैंने इम्पैक्ट गुरु का सहारा लिया एंड इम्पैक्ट गुरु के थ्रू क्राउड फंडिंग स्टार्ट हुआ। एंड आप इसमें बहुत ज्यादा ही टफ टाइम रहा मेरे पास। पहले तो हमने अपने रिलेटिव्स में शेयर किया, एंड उसके बाद गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर की टीम मेरे साथ आई। वहाँ पे एक सार्जेंट समीर सर हैं, JW कुणाल सर हैं, वो हमारे साथ आए। उन्होंने काफी साथ दिया, काफी चैरिटी शो कराई, एक हिंदुस्तानी जी का कराया। उसके बाद काफी चीजें होती थी इन बिटवीन, आपसे भी मुलाकात हुई थी, आपने भी एक चैरिटी शो प्लान किया, एंड वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल था, एंड उससे पब्लिसिटी हुई। इन बिटवीन हमने रोड शो भी किए, रोड पे जा जाके कनाट प्लेस पे एंड अपने इंडिया गेट पे बहुत जगह जाके बैनर लगा के खड़े हुए, मेरे बच्चे की मदद करो। एंड जितने भी यूट्यूबर्स थे इनसे भी मिला कि मेरी बच्ची के लिए स्टोरी डालो, अपील करो, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाए। एंड इसके साथ साथ मैं अपने MP डिम्पल यादव मैडम से मिला, उनसे फोन पे बात की, तो उनसे मैंने कहा कि मैम हेल्प कीजिए, क्योंकि जब तक अपना लोकल सांसद हेल्प नहीं करता इन चीजों में तब तक बड़ी मदद नहीं मिल पाती। तो मैम ने सिर्फ PM सर के लिए चिट्ठी लिखी है, एंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैम एक बार अपील कर दीजिए, या अखिलेश सर से भी मैं 3 बार मिला कि सर एक बार अपील कर दीजिए, लेकिन वहाँ अपील नहीं किया सर ने, सिर्फ चिट्ठी लिखी है PM सर के लिए। इन बिटवीन मैं रक्षा राज्य मंत्री से मिला, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सर से भी संपर्क किया, एंड राजनाथ सर ने भी PM सर के लिए चिट्ठी लिख दी। मैं गोरखपुर में था तब अपने CM सर योगी आदित्यनाथ सर से भी मैं मिला वहां से, एंड वहां पे रवि किशन सर से भी मिला। सब लोगों ने PM सर के लिए चिट्ठी लिख दी, एंड PM वेलफेयर फंड या जो PM रिलीफ फंड होता है वहां से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो ये बोले हैं कि आप CGHS के अंदर आते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो किसी भी स्कीम के तहत आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया जा सकता। तो सर ये बहुत मतलब मैंने बहुत सारे लीडर्स से मिला, बहुत सारे लोगों से संपर्क किया कि किसी भी तरह से मेरी बच्ची के लिए हेल्प कीजिए, फंड इकट्ठा हो जाए। एंड बहुत परेशान रहा, एंड काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स से भी मिला कि मेरी बच्ची के लिए स्टोरी कीजिए। कुछ लोग तो हेल्प कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते थे।
जैसे तैसे करके मैं 30 नवंबर तक मैंने 2 करोड़ की समथिंग फंड इकट्ठा किया। फिर मेरी एक बार मुलाकात हुई रिटायर्ड मेजर कबीर अग्रवाल सर से। वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इधर एएफटी में। तो हम लोगों का ऐसे ही डिस्कशन हुआ, तो बोला क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट का सहायता लें, सुप्रीम कोर्ट भी हमें हेल्प कर सकता है। तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला एंड केस एक्सेप्ट भी हो गया। उसकी फर्स्ट जो हियरिंग थी वो 19 दिसंबर को थी एंड केस एक्सेप्ट हुआ उसमें। एंड उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो 2 जनवरी को हुई। उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आए, उन्होंने बोला कि जो ये फंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा फंड है एंड अगर जो इंडिया में टोटल बच्चे हैं वो 3,500 बच्चे सर बता रहे हैं। एंड बोले कि अगर इन सब बच्चों को ये ट्रीटमेंट कराना है तो 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए का फंड चाहिए एंड ये फंड अभी तक किसी भी डेमोक्रेसी ने अलॉट नहीं किया है, तो हम कैसे कर दें। एंड उसमें सर सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि ये ड्रग जो है वो डीसीजे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूव नहीं हुई है। बट सर कहीं ना कहीं इसके ट्रायल्स पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं, काफी बच्चों को लगा और जिन बच्चों पे लग गया है उन बच्चों पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड आपको मैं बता दूं इसमें क्या है कि सर टाइम पॉजिटिव है, जितना जल्दी ये ट्रीटमेंट हो जाएगा ना उतना अच्छा बच्चे पर रिजल्ट दिखते हैं। क्योंकि इंडिया, अपने इंडिया के बाहर जब भी अमेरिका में ये बच्चे को डिसीज डिटेक्ट होती है तो वो विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो वहाँ के बच्चे बहुत जल्दी वो अडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अपने इंडिया में क्या है कि ये ट्रीटमेंट 2 साल से पहले पहले कराना है, तो एक तो डिटेक्ट करने में टाइम लग जाता है, उसके बाद फिर क्राउड फंडिंग या कहाँ से मेडिसिन आई, इतना पैसा हम लोगों के पास तो होता नहीं, तो उसमें करते करते कहीं कहीं बच्चे 2 साल या 2 साल से ऊपर तक हो जाते हैं। उसके बाद अगर वो ड्रग लगता है तो उस समय तक बच्चे के अंदर से इतने न्यूरॉन्स डिटेरियोरेट हो चुके होते हैं कि वो रिकवर ही नहीं कर पाते हैं। तो सर अगर इस ट्रीटमेंट को कराना है या इस बीमारी से बच्चों को बचाना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो अभी तक सर सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला है वहां से भी कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं मिला है, बट मैं सुप्रीम कोर्ट से ये आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी बच्ची के लिए वो हेल्प जरूर करेंगे और फंड दिलाया जाएगा। इस बीच इन बिटवीन मैं मुंबई भी गया कि किसी बॉलीवुड स्टार से हेल्प मिल जाए या कहीं कोई अच्छा अपील कर दे, क्योंकि सर इसमें क्या है कि कोई भी हमें 14 करोड़ रुपए तो नहीं दे सकता है। एंड अगर एक अपील हो जाएगी ना, क्योंकि क्या है कि मेरी फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है, मुझे कितने लोग जानते हैं, हार्डली 1,000 लोग जानते होंगे फ्रेंड सब कुछ मिला के। बट जब कोई इंटरनेशनल फेस आके बोलता है कि इनकी बच्ची को ये प्रॉब्लम है तो लोग बाग कनेक्ट करते हैं, लोग बाग अथेंटिकेट मानते हैं और उस चीज पे कनेक्ट होकर लोग बाग डोनेशन करते हैं। तो सोनू सूद सर ने, राजपाल यादव सर ने हमारी बच्ची के लिए अपील किया हुआ। इसी बीच में एक अपने रिटायर्ड कर्नल सर हैं राजीव भैरवान सर, उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग सर है, वो एक अकेडमी भी रन करते हैं, उन्होंने भी बच्ची के लिए अपील किया। तो इसके साथ साथ काफी अच्छी फंडिंग आई है और अभी तक 3 करोड़ 21 लाख रुपए हो गए हैं। बट अभी भी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत बहुत लंबी टफ जर्नी टाइम चल रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। एंड इसमें अगर बच्चों को ये ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो 1.5 से 2 साल ही बच्चे की उम्र बताते हैं। नहीं सर, हमें बिल्कुल भी उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। आपने जितना इस देश को दिया है ये देश आपको वापस जरूर करेगा, चाहे वो उसके लीडर्स के थ्रू हो, उसके सिटीजन्स के थ्रू हो, चाहे किसी भी तरह। सो मैं अपनी ऑडियंस से भी ये दरखास्त करूंगा कि ये शो के माध्यम से हम एक और कहानी, एक एयरफोर्स ऑफिसर, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल, और वो अभी भी उसमें लगे ही हुए हैं, जिन्होंने अपने देश को दे दिया है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और हमें एज सिटीजन्स जो एयरफोर्स और आर्मी के दायरे में हम सेफ रहते हैं, हमें एज सिटीजन्स हमारा ये शायद कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें, उनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके हम उनकी मदद करें। और हम इस वीडियो के एंड में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस चीज की। आप सब से भी हम दरख्वास्त करेंगे आप इसे डोनेट करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये चीज लोगों तक पहुंच सके और हम जल्द से जल्द जयश्री को एक नई जिंदगी दे सके। सो दैट वाज इट फॉर टुडे।
लेकिन सर मैं आपको एक बहुत बड़ी उम्मीद देना चाहता हूँ कि जरूर हम हमारा देश बहुत खूबसूरत है, हमारे देश के लोग बहुत खूबसूरत हैं. वी आर इन दी 76th, we are going to celebrate the 76th year of republic this year, guys. So let's actually try giving it back to a man who's given us 10 years and of course in counting more. Yes. So thank you so much and wish you all a very happy Republic Day. And this was our Republic special. And thank you so much. Like, share, and subscribe the Bematlab Show. Thank you, sir.